स्वर्णिम भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने गुप्तकालीन समाज, उनकी कला, उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब अपन आज चर्चा करेंगे अपने स्वर्णिम भारत में अगले नेक्स्ट वर्धन और पाल वंश की, और इसके बाद आपके जो प्रतिहार राष्ट्रकूट है उनकी चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो वर्धन वंश के बारे में बात करें तो इसको पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थापना है, इसका संस्थापक है, इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। इसी कारण हम इस वंश को क्या कहते हैं? पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। आगे चलकर हर्षवर्धन के द्वारा काफ़ी बड़े साम्राज्य पर अधिकार किया जाता है और काफ़ी समय मतलब लगभग 40 वर्ष तक उसके द्वारा शासन भी किया जाता है, और इसी कारण इसे वर्धन वंश भी हम कहते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं वर्धन या पुष्यभूति वंश। इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। इसे पुष्यभूति वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। देखो संस्थापक सबका आपके इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आपके पूरा बनता है हमेशा। इसमें आपको सारे वंशों के बारे में जिनके भी संस्थापक आपको सबके याद रखने। राजधानी इसकी थानेश्वर कहाँ पड़ती है? ये आपके हरियाणा के कुरुक्षेत्र जो क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र वाला जो क्षेत्र एरिया है उसमें ये थानेश्वर पड़ती है। ये उनकी उस समय क्या थी? राजधानी थी। बुक्स में आपके दिल्ली भी दिया हुआ मिलता है, आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं। और कोई इसने कुछ खास काम नहीं किया, नहीं इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। बस हमें इसके बारे में ये जानकारी मिलती है कि इसके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। इसके बाद शासक बनता है प्रभाकर वर्धन। कौन बनता है? प्रभाकर वर्धन। 5वें राजा होते ही क्रम से देखें तो, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये भी, लेकिन इनके जो पुत्र पुत्रियां हैं उनके बारे में हमें खास चीज़ें पता चलती है, या अपन कह सकते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। क्या नाम था इनका? यशोमती। राज्यवर्धन इनका पुत्र था, बड़ा पुत्र था। छोटे पुत्र का नाम मतलब इसका छोटा पुत्र था हर्षवर्धन, और सबसे छोटी इनकी पुत्री थी, नाम था राज्यश्री। यहाँ तक कंप्लीट हो गई होगी। और इन्होंने महाराजा और परम भट्टारक की उपाधि धारण की। इनकी मृत्यु के पश्चात इनका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है। अपन यहाँ देखते हैं राज्यश्री के बारे में। राज्यश्री की शादी कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा, कन्नौज के शासक कौन थे? ग्रहवर्मा। इनके साथ शादी की जाती है किनकी? राज्यश्री की। राज्यश्री कौन है? प्रभाकर वर्धन की पुत्री। शादी करी किससे? कन्नौज के शासक ग्रहवर्मा के साथ। यहाँ तक ठीक है। अब बाद में क्या होता है? समय के साथ इस ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा। अब आप कहोगे सर ये देवगुप्त कौन है? ये मालवा का शासक है। आज जिसे मध्य प्रदेश कहते हैं उसके हिस्से को अपन उस समय क्या कहते थे? मालवा कहते थे। तो जो मालवा का शासक है देवगुप्त, उसने हत्या कर दी। किसकी करी? ग्रहवर्मा की। ये कौन है? ये राज्यश्री का हस्बैंड है, पति है। ये कौन है? राज्यवर्धन हर्षवर्धन, ये इसके क्या है? भाई है। और प्रभाकर वर्धन कौन है? इनका पिता है। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं। इसकी मृत्यु हो गई थी, शासक कौन बना है? राज्यवर्धन। इसने जैसे अपनी बहन की स्थिति देखी कि भाई इनके जीजाजी की हत्या कर दी गई, तो इसने कहा मैं तो बदला लूँगा जीजाजी का, मतलब सिस्टर की जो जीजाजी की मृत्यु उनका बदला लूँगा। इसने क्या किया? देवगुप्त की हत्या कर दी। यहाँ तक ठीक है। वापिस कंसेप्ट। राज्यश्री विवाह ग्रहवर्मा के साथ, कन्नौज का शासक है, और इसके बाद ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? देवगुप्त के द्वारा, मालवा के शासक के द्वारा। और अब इस देवगुप्त को इस राज्यश्री का भाई कौन? राज्यवर्धन किसकी हत्या कर देता है? देवगुप्त की हत्या कर देता है। अब क्या होता है देखना। देवगुप्त की हत्या हो गई, देवगुप्त भी चला गया, लेकिन देवगुप्त का एक दोस्त होता है। नाम क्या होता है उसका? शशांक। क्या होता है उसका? शशांक। अब क्या होता है? ये कहाँ का शासक था? पूरी बंगाल। पूरी बंगाल में किस वंश का शासन था? गौड़ वंश का शासन था। गौड़ नाम के पीछे शशांक गौड़। तो पूरी बंगाल 2 भागों में विभक्त था, पूर्वी और पश्चिमी। आगे चलेंगे अपन तो इसी पूर्वी में जहाँ आपके शशांक द्वारा ये शशांक शासन कर रहा होता है, उसके बाद कुछ समय बाद यहीं पर पाल वंश की स्थापना भी होती है। आगे हम चर्चा करेंगे। तो इस पूरी बंगाल में जो गौड़ राजा था, क्या नाम था? शशांक। इसके द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई। किसकी? राज्यवर्धन की। देखो होता क्या, इसने धोखे से बुलाया
कि भाई मैं अपनी जो सिस्टर उनकी शादी आपके साथ करना चाहता हूँ, ऐसा एक संबंध बनाना चाहता हूँ। तो राज्यवर्धन खुश हो गया, ये गया और वहाँ पे इसकी हत्या कर दी जाती है। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर सा है, कुछ भी नहीं है। प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन बड़ा बेटा, छोटा बेटा, पुत्री, इसका विवाह गर्भवर्मा, कन्नौज का शासक, गर्भवर्मा की हत्या देवगुप्त के द्वारा। देवगुप्त कौन है? मालवा का शासक है। इस देवगुप्त, अब इस भाई को गुस्सा आ गया राजश्री के भाई कि इसके जीजा जी को मार दिया था। इसने कहा कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँगा, बदला लूँगा। तो इसने क्या किया, देवगुप्त की हत्या करवा दी। अब क्या हुआ, इस देवगुप्त का दोस्त कौन? शशांक। इसने कहा मेरे दोस्त की हत्या कर दी, अब मैं बदला लूँगा, और इसने धोखे से राज्यवर्धन की क्या करवा दी, हत्या करवा दी। मेरे हिसाब से अब कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एक दो बार मैंने समझा दिया। अब भी आपको स्टोरी समझ में नहीं आई तो आप वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं अपन। तो राज्यवर्धन मारा गया, अब सत्ता पर बैठे आपके हर्षवर्धन। कौन बैठे? हर्षवर्धन। अभी शशांक द्वारा क्या किया गया था, इस राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई और राजश्री भी यहाँ से भाग गई थी। भाग गई मतलब यहाँ से चली गई थी कि उसका भाई मर गया था, फिर कुछ भी नहीं बचा था। इसने सोचा भाई ये मेरा भी किडनी विड्यापन कर लेगा, तो ये यहाँ से भाग गई थी। हर्षवर्धन क्या करता है, सबसे पहले अपनी सिस्टर को ढूंढता है, उसको लाता है, फिर इसने ये शशांक को ये पराजित कर देता है। कौन? हर्षवर्धन। युद्ध होता है इसका और शशांक का, क्योंकि भाई की हत्या का बदला लेना था, तो इसलिए शशांक को क्या कर देता है, पराजित कर देता है और जो कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। देखो सीधी सी बात, शशांक ने किसको हराया था? राज्यवर्धन को हराया और वहाँ पे कन्नौज पे इसके द्वारा शासन किया गया, लेकिन फिर शशांक को हरा दिया किसने? हर्षवर्धन ने, और कन्नौज पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर सा है। हर्षवर्धन की उपाधियाँ इसको शिलादित्य, परम भट्टारक मतलब महान राजा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हर्षवर्धन केवल एक बार हारा, बाकी इसने सारे युद्ध इसको कोई भी हरा नहीं पाया। इसको केवल और केवल एक मात्र हराया, जो आपके शासकों के बारे में चोल चालू के आगे बढ़ेंगे उनमें आएगा। नाम है उसका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय से हरा। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी के तट पर। इस प्रकार होती है यहाँ पर, ये आपके नर्मदा नदी के तट पर यहाँ पर युद्ध हुआ था। इसमें पराजित कौन हुआ था? आपके हर्षवर्धन। इसके अलावा वो पराजित कहीं भी नहीं हुआ था। उत्तर भारत पर लगभग इसका शासन पूरा हो गया था। ये प्रयाग में हर 5 वर्ष में एक बड़े समारोह का आयोजन करवाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे। जिसे क्या कहते थे? महामोक्ष परिषद। कब करवाता था? प्रत्येक 5वें वर्ष। दान दक्षिणा भी देता था इसमें। इस समय क्या हुआ था, खास बात, जो 6वां आयोजन हुआ था, मतलब 5 साल कराया, अगले 5 साल बाद और कराया, अगले 5 साल बाद और कराया। जब 6वां आयोजन हुआ था उस समय हैंसांग, मतलब हैंसांग भी कहते हैं इसको, हैंसांग चीनी यात्री था, इस समय यहाँ पे आया हुआ था। कहाँ पे? सीधी सी बात है, हर्षवर्धन के दरबार में। हैंसांग क्यों आया था? ये आपके अध्ययन करने के लिए आया था, बौद्ध के बारे में, या बौद्धों की शिक्षा ग्रहण करने आया था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के बारे में जानकारी इकट्ठे करने आया था। कौन? हैंसांग। आपका क्वेश्चन आपके लिए, तो आप बताओगे मुझे फाहियान किसके काल में भारत आया था? फाहियान के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, ये हैंसांग, दोनों के बारे में आपको बिल्कुल कंफर्म रहना चाहिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं हैंसांग की जगह आप वो लिख दो फाहियान वाला, फाहियान की जगह ये लिख दो, 1 नंबर चला जाएगा, क्यों अपन को तो 100 में से 100 लाने। उसके दरबार में, किसके दरबार में भाई? हर्षवर्धन के दरबार में प्रसिद्ध दरबारी रहता था, कवि कह सकते हो बाण भट्ट। इसके द्वारा रचनाएं हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित में हर्ष दोनों के बारे में से हर्ष के बारे में लिखा हुआ, लेकिन मुख्यतः हर्षचरित से हर्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और हर्षवर्धन स्वयं क्या थे? कवि थे, नाटककार थे। इन्होंने 3 नाटक लिखे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ये किनके द्वारा लिखे गए हैं? ये स्वयं हर्षवर्धन के द्वारा लिखे हुए हैं। इसके अलावा उनके जो अधीन शासक थे वे क्या कहलाते थे? महाराजा या महासामंत। देखो अधीन का मतलब क्या, बड़े स्तर पे राजा हर्षवर्धन हो गए, उनके छोटे स्तर पे जो राजा महाराजा छोटे मोटे जो उनके अधीन होते थे उनको क्या कहते थे? महाराजा कह सकते थे, महासामंत कहते थे। अपना राज्य उन्होंने छोटे छोटे भागों में विभक्त कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने प्रांतों में बांटा, प्रांतों को इन्होंने क्या कहा? भुक्ति। क्या कहा था? भुक्ति। उसके बाद जो जिले थे उनको इसने क्या कहा? विषय, कि ये तो विषय है, इस विषय में बांटा। नाम इनके अलग है, बाकी जिला टाइप। पाठक, ये आपके हो गया तहसील। क्या हो गई? तहसील। और ये ग्राम मतलब हो गया गांव। इसमें अपने साम्राज्य को इसने बांट रखा था। भक्ति क्या थी? भुक्ति क्या थी? मतलब ये भू है ना, भुक्ति क्या थी? क्या थी? प्रांत। उसके बाद क्या है? जिला। उसके बाद क्या है?
तहसील, उसके बाद क्या है ग्राम, कंप्लीट। साधारण सैनिक को कहते थे चाट या बाट, एक ही बात है। प्रधान सचिव को कहते थे मंडी, प्रधान जो सेनापति होते थे उसे कहते थे सिंहनाद, और जो अश्व के प्रमुख होते थे, अश्व प्रमुख सेना के, तो उनको कुंतल, और जो गज की सेना के, गज मतलब हाथी, उनके प्रमुख होते थे उसको स्कंदगुप्त कहते थे। तो ये कंप्लीट हुआ आपने। और हर्षवर्धन की खुद के कोई संतान नहीं थी, निसंतान, इसकी मृत्यु हो गई थी, इसके कोई संतान नहीं थी, तो इसके बाद ये वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अपन कह सकते हैं हर्षवर्धन इसका क्या था, अंतिम शासक था। आरंभिक शासक पुष्यभूति, इसी कारण पुष्यभूति वंश कहते हैं। ज़्यादा बड़ा है नहीं, लेकिन यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपने नेक्स्ट चलते हैं पाल वंश की तरफ। पाल वंश सिंपल सी बात है, स्थापना बंगाल में। पाल वंश, वैसे बंगाल की बात करें तो बंगाल दो भागों में बंटा था, एक था पूर्वी बंगाल, एक था पश्चिमी बंगाल। यहाँ पश्चिम बंगाल में आपके कौन थे शासक, बंग वंश के यहाँ शासक थे, जबकि पूर्वी बंगाल में कौन थे, गौड़ वंश के शासक थे, जैसे शशांक यहीं का शासक था। इसके काफ़ी समय बाद ये अपन कह सकते हैं लगभग 750, ये लगभग 750 ईस्वी के आसपास यहाँ पर इस पाल वंश की स्थापना गोपाल के द्वारा की जाती है। तो पाल से गोपाल, पाल वंश की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, गोपाल के द्वारा। तो गोपाल तो कंप्लीट। इसके बाद पश्चिम बंगाल हमने देख लिया। गोपाल के बाद कोई खास बात इसमें नहीं, स्थापना की थी, बस संस्थापक है ये। इसके बाद बनता है शासक कौन, धर्मपाल, इंपॉर्टेंट शासक है। इसके बारे में, इसका एक दरबारी कवि था, नाम था सोडल। क्या नाम था उसका, सोडल। सोडल ने इसको उत्तरापत स्वामी कहा, क्योंकि इसने उत्तर भारत के काफ़ी हिस्से पर क्या कर ली थी, विजय प्राप्त कर ली थी। इसी कारण इसको क्या कहा था, उत्तरापत स्वामी। किसको कहा था, धर्मपाल को। किसने कहा था, इसका दरबारी कवि था, नाम था सोडल। महान शासक था, कनौज तक शासन। देखो कनौज कहाँ है, कनौज आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। इस कनौज के लिए अपन आगे देखेंगे, यही पाल है और राष्ट्रकूट है, और आपके जो भी वंश है उनमें प्रतिहार चालुक्य, और सॉरी प्रतिहार और ये पाल, और इनके बीच क्या होगा, 100 साल तक युद्ध चलेगा। किन किन के बीच में, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनके बारे में अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। इनमें 100 वर्ष तक युद्ध चलता है। किसको लेकर, कनौज को लेकर। कई सारी पीढ़ियाँ चली जाती है, 100 वर्ष तक युद्ध। मायने देख सकते हैं अपन के 100 वर्ष कितना लंबा टाइम पीरियड होता है। तो इस 100 वर्ष में कनौज के लिए लड़ते हैं केवल ये। आगे अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कनौज अभी आपको यही ध्यान रखना है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला, सोनपुर, बौद्ध विहार की स्थापना की गई। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि राजा सारे ये लगभग किस धर्म के थे, बौद्ध धर्म के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में इसका स्थापना की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी धर्मपाल के द्वारा की गई। बाद में इसका कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। बख्तियार खिलजी के बारे में भी अपन देखेंगे अपने मध्यकालीन भारत, जो अगला चैप्टर उसमें देखेंगे। इसके बाद देवपाल के, इसमें आपके हो गया देवपाल के बारे में बात करें। धर्मपाल के बाद अपन इंपॉर्टेंट शासक जिनके बारे में कुछ खास बात है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी सिलेबस में यूँ तो देखी जाए तो इसके ऊपर आप PhD कर सकते हो, मतलब आप पूरी एक किताब लिख सकते हो। किस वंश के ऊपर, पाल वंश के ऊपर। कई सारी किताबें लिखी हुई है पाल वंश के ऊपर। तो हमें न तो ज़्यादा गहराई में जाना है और न अपने ऊपर ज़्यादा रहना है। अपने के एवरेज लेवल अच्छे से पढ़ना है, ताकि पढ़ने वाले के ऊपर भी इंप्रेशन पड़ेगा, हाँ इस बच्चे ने अच्छा लिखा, अच्छा नॉलेज है इसको। और इसके अलावा जो जो अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें सारी इसमें लिखी हुई है, आप एक बार इसको अच्छे से पढ़ लो। देवपाल के समय क्या हुआ, सुमात्रा जावा द्वीप है ना, छोटे छोटे इंडोनेशिया के आस, इंडोनेशिया में कह सकते हो आप, इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशीय शासक थे बालपुत्र देव का दूत यहाँ पे आया था देवपाल के समय। किसके समय आया था, देवपाल के समय सुमात्रा द्वीप में, या सुमात्रा के शासक शैलेंद्र वंश के शासक बालपुत्र देव का दूत आया था। दूत मतलब समझ गए आप, ठीक है। और उसके बौद्ध लेखों में इसको परम सौगात कहते हैं, कि ये तो बहुत ही बड़ी सौगात थी। परम सौगात किसको कहते हैं, देवपाल को। कौन से लेखों में, बौद्ध लेखों में कहते हैं। इसके बाद अपन चर्चा करेंगे महिपाल की। महिपाल के बारे में ज़्यादा कुछ खास बात है नहीं, वैसे कहे तो इसको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ धीरे धीरे एक बार स्थिति, देवपाल के बाद धीरे धीरे स्थिति
मतलब कह सकते हैं संकट में आ गई थी, स्थिति खराब हो रही थी दिनों दिन। लेकिन महिपाल ने इसे वापस स्थिति में उभारा और कई सारे बड़े युद्ध जीते, उत्तर भारत पर लगभग शासन भी किया इन्होंने। लेकिन एक युद्ध में ये जो राजा राजेंद्र चोल द्वारा पराजित भी हुए। तो राजेंद्र चोल ने किनको पराजित किया था? महिपाल को। आप पढ़ने में इसी तरीका का जो शासक हुए इस प्रकार के बॉक्स बनाए, उनके आगे इंपॉर्टेंट बातें बार बार एक दो बार बनाओगे, सारी चीज़ें याद हो जाएगी और सीक्वेंस में भी कभी नहीं भूलोगे। तो उसके बाद जो आपके ये द्वितीय संस्था हमने कह दिया, रामपाल जो था आपके अंतिम शासक था पाल वंश का। राजा बौद्ध थे और राजा नयपाल जो कि 10वां राजा था। इसके द्वारा जो बौद्ध भिक्षु था अतिशा, उसको कहाँ भेजा गया था? तिब्बत भेजा गया था। तिब्बत क्यों भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। इसके अलावा धीमान, विट्टपाल यहाँ के प्रमुख शिल्पी थे। जलाशय संरक्षित, अभी भी पाल वंश के जो जलाशय है वो आपको संरक्षित मिलेंगे दीनापुर नामक स्थान पर। ये कहाँ पड़ता है भाई? ये बिहार में पड़ता है। तो पाल वंश में इससे बाहर आपके कुछ भी नहीं जाना, एक बार अच्छे से पढ़ लो और ये स्टोरी एक बार थोड़ी सी अच्छे से समझ लेना। वैसे एक बार और बता देता हूँ आपको, कुछ भी नहीं था। राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन, इसकी सिस्टर राज्यश्री, विवाह हुआ था ग्रहवर्मा के साथ। फिर देवगुप्त ने इसको ग्रहवर्मा को मार दिया। फिर सीधी सी बात है, इसके जीजाजी को मार दिया। तो राज्यवर्धन किसको मार देता है? देवगुप्त को। फिर राज्यवर्धन को कौन मारता है? इस देवगुप्त का दोस्त, क्या नाम है? शशांक। और फिर शशांक से वापस बदला कौन लेता है? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बारे में इतनी सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ये शैव धर्म के रख सकते हैं, या शैव या और विष्णु के भी इनमें कुछ समर्थक थे, मुख्यतः ये शैव धर्म के थे। तो अपन ने कंप्लीट वर्धन और पाल वंश के बारे में देखा। आप इनको बार बार अच्छे से पढ़ते रहे और पीछे वाले भी आपको भूलने नहीं है। और एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? किसका शासनकाल भारत में उस समय चल रहा था? और आपका आज का रिवीजन कार्य, एक बार गुप्त काल के बारे में, गुप्तकालीन जो कला थी, समाज था, वो आपको अच्छे से एक बार लिख के देखना भाई। एक बार बिना देखे आपको लिखना और ग्रुप में भेजना है। और इसके बाद अपने अगले वाले वीडियो में राष्ट्रकूट और जो बाकी बचे वंश है उसके बारे में कर लेंगे। 3 या 4 पार्ट इसके और बनेंगे, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं। तो अब लगातार आप पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। एग्जाम डेट का रिमाइंडर भी आ रहा है, शायद 7-8 मई के आसपास आपके एग्जाम भी वापस स्टार्ट हो सकते हैं। तो अभी से मेहनत करने लग जाए। हालांकि पढ़ा हुआ है आपके, लेकिन फिर भी रिविजन करते रहे।